हेलो गाइस, आज हम अपने लीगल हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ हैं द ग्रेट डिबेट। ग्रेट डिबेट इंग्लिश लॉ के लिए जो ग्रेट डिबेट हुई थी, ग्रेट डिबेट को इंट्रोडक्शन हुआ था, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं ग्रेट डिबेट किसे कहते हैं और ग्रेट डिबेट हुई क्यों, और ग्रेट डिबेट में किस किसने पार्टिसिपेट किया, ग्रेट डिबेट के क्या इम्पैक्ट हुए। चलिए आगे हम देखते हैं इस वीडियो में। ग्रेट डिबेट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ रेफर्स टू, देखो मैं बेसिकली ऐसे बता देती हूँ कि ग्रेट डिबेट होती क्या। ग्रेट डिबेट एक ऐसी डिबेट थी जिसके अंदर दो पार्टीज थी। ये सारे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इंग्लिश लॉ। अब देखो मुद्दा क्या है, इंग्लिश लॉ। इंग्लिश जो लोग थे उनको बोला गया, देखो इंग्लिश लॉ की डिबेट ये इसीलिए हुई थी इंग्लिश लॉ की वजह से। ये ब्रिटिशर्स हैं आपस में, दोनों ब्रिटिशर्स हैं, मान लो दोनों ब्रिटिशर्स हैं, ये डिबेट कर रहे हैं इंग्लिश लॉ की वजह से। एक कहता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक कहता है कि इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही अलग अलग बातों पे खड़े थे। तो ये डिबेट इसीलिए हुई थी कि इंग्लिश लॉ जो है इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट होने चाहिए कि नहीं। तो इंडिया क्या था, इंडिया के खुद के भी पर्सनल लॉज थे। कौन कौन से, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये सारे इनके खुद हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, इनके खुद के पर्सनल होते हैं। उनमें ग्रेट डिबेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश लोग अगर इम्पैक्ट हुए तो ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे, इंडियंस पे, और इंडियंस इसका विरोध ना कर दे, इंडियंस इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी कि हाँ इंप्लीमेंट करें या नहीं करें। बहुत सोच समझ के उन्होंने इंप्लीमेंट किए थे अपने लॉज। तो इसका कंटेंट्स क्या है डिबेट का, कि यही है इसका बैकड्रॉप, मतलब कॉलोनियल रूल वालों ने इनको इम्पैक्ट करना चाहा है इसलिए। तो इसके की फीचर्स देख लेते हैं हम। इनके की फीचर्स क्या है, लॉर्ड मकोले, वॉरेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिक, ये तीनों क्या थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया और इन्होंने बोला कि हाँ ये इंप्लीमेंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए। लॉर्ड मकोले क्या था, एक फिगर था डिबेट का, ये एक सेंट्रल फिगर था। मतलब क्यों लॉर्ड मकोले सेंट्रल फिगर क्यों है, मुझे ये बता दो। लॉर्ड मकोले सेंट्रल फिगर इसलिए है, जब हमने विलियम बेंटिक डिस्कस किया था, विलियम बेंटिक के प्लान को हमने जब डिस्कस किया था, उसमें मैं बताया था आपको, एक लॉ कमीशन बनी थी। लॉ कमीशन का चीफ कौन था, लॉर्ड मकोले ही चीफ था। लॉर्ड मकोले का था चीफ था। तो इसलिए ये मतलब बहुत बंदा ऐसा था कि एडवोकेटिंग था, इसके पास लीगल नॉलेज थी। तो इसने क्या किया, ये बिलीव करता था कि हाँ यार इंग्लिश लॉ वॉज रेशनल और ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए, इसने ये बोला। अब वॉरेन हेस्टिंग क्या था, वॉरेन हेस्टिंग मतलब एक गवर्नर जनरल था, जो इसने की बहुत सारी रिफॉर्म्स लाया इंडिया के अंदर, वो इंडियंस को जानता था। उसने मना किया, थोड़ा थोड़ा नहीं एक्सेप्ट किया उसने, कि उसने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। विलियम बेंटिक कौन था, विलियम बेंटिक जैसे कि विलियम बेंटिक ही लॉर्ड मकोले का था, तो वो भी अपने मतलब वो भी था कि हाँ अप्लाई होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए इंग्लिश लॉ इंडिया के अंदर। फिर आर्ग्यूमेंट क्या देखते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या हुई, आर्ग्यूमेंट फॉर इंट्रोडक्शन इंग्लिश लॉ। आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या बनी, आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, ये बोला गया कि आर्ग्यूमेंट्स, देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये फेवर वाली है कि हाँ इंग्लिश लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें क्या क्या बोला गया कि यूनिफॉर्मिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब ये बोला गया कि यूनिफॉर्मिटी आएगी इंडिया के अंदर, प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी, सोचने समझने की क्षमता आएगी, और सबके जो जितने भी डिसीजन होंगे, अगर कोई एक क्राइम है, मान लो थेफ्ट का है, थेफ्ट करा, तो उसके लिए ये सज़ा नहीं होगी कि आप जान से मार दिया जाएगा। उसके लिए सज़ा होगी सिर्फ 3 दिन की इम्प्रिजमेंट, 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया। ऐसे कोई यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, इसलिए ये लाया गया। ठीक है, इसलिए बोला गया कि हाँ ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मोरल सुपरिटी हो जाएगी, मोरल सुपरिटी मिलेगी सबको, और एडमिनिस्ट्रेटिंग कन्वीनियंस हो जाएगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर इंग्लिश लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो इंग्लिश लॉ पता था, पर्सनल लॉ तो पता ही नहीं था। फिर इसके आगे क्या था, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ को नहीं इम्प्लीमेंट करो, इसके अगेंस्ट में भी डिबेट हुई थी। क्या हुआ था, कल्चरल इंसेंटिविटी, मतलब कि यार कल्चरल है उनका, इंडियंस का खुद का कल्चर है। हिंदू जो है वो अपने खुद के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इनमें भी इनके कल्चर को लेकर इनमें थोड़ी कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो सकते थे, इसलिए इनको माना गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ थोड़ा सही नहीं है। कॉम्प्लिसिटी एंड एलियन नेचर, मतलब कॉम्प्लिसिटी है यार, ऑब्वियसली कॉम्प्लिसिट है। जब बंदा कोई जानता नहीं है कि लॉज क्या होते हैं, इनके बर्ताव क्या है, इनका बिहेव में क्या है, तो यार ऑब्वियसली कॉम्प्लिसिट होंगे। और ये एलियन नेचर है, मतलब कि इंडियंस इसके बारे में जानते ही नहीं यार, इंडियंस को कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे जानेंगे कि अगर हमारे साथ ये क्राइम हुआ है तो हमें कहाँ जाना है, क्या अपील होगी, कितना पैसा लगेगा, ये सब जानते नहीं, उनकी तो सब कुछ नया है। अब पोटेंशियल फॉर मिसयूज, अब ये इसका मिसयूज भी हो सकता है। मतलब मान लो जो बीच में होते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स खुद तो गवर्न कर नहीं रहे, खुद तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक तो करप्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, करप्टेड हो जाते हैं, बात बात पे करप्शन लेने लगते हैं, करप्शन खाने लगते हैं। और फिर क्या होता है, ये मिसयूज भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि मिसयूज हो सकता है यार पावर का। और क्या हुआ, इसके आउटकम क्या है, इसके पहले ये आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आउटकम ही इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिबेट की। क्या था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और पैनल कोड। आज के टाइम पे हमारे पास आईपीसी और सीआरपीसी है ना, वो यहीं की देन है। ठीक है, लॉर्ड मकोले ने क्या किया, ना करते करते भी इन्होंने इंग्लिश लॉ का इन्होंने अपना ये इंट्रोड्यूस कर ही दिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और पैनल कोड। ठीक है, और पर्सनल लॉज में इन्होंने क्या किया, रिलीजियस पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और लार्जली लेफ्ट इनेक्टेड, मतलब इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई यार।
बार पर्सनल लॉज में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। लॉर्ड मकॉले ने क्या किया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और पेनल कोड को लाया गया फॉर क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा इस पे, ये था सिग्निफिकेंट था, एक लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट कैसे पड़ेगी, मतलब यार इंडियंस को आईपीसी मिली, सीआरपीसी मिली, कहाँ से मिली, यहीं से उनको, मतलब इंडियंस को फ्यूचर में जितने भी इम्पैक्ट, फ्यूचर में चेंजेस लाने थे वो यहाँ से मिल चुके थे इंडियंस को, ठीक है हमको। इट ऑल्सो हार्ड ब्रॉडर सोशल इम्पैक्ट, ये सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी व्यूज़, मतलब जस्टिस, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ, ये सारा बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ देगा ही चले गए इंडियंस पे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव था ये इसका, ठीक है। मॉडर्न टाइम में ये डिबेट हुई थी, मॉडर्न टाइम के लिए डिबेट थी, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए डिबेट थी, तो यहाँ पे थोड़ा कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव था इसका कि हाँ आगे डे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट द विंग्स क्या थे, द विंग्स की फिलोसफी क्या थी, हम ये देख रहे हैं द विंग्स की फिलोसफी क्या थी। ये पॉलिटिशियन थे पॉलिटिशियन ग्रुप था ब्रिटेन में, ये लार्जली सोचते थे, पॉलिटिशियन ग्रुप था, तो ये मतलब फेवर में थे कि हाँ ये होना चाहिए। और ये बिल्कुल ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लासेस के थे, और ये टॉरियस थे। टॉरियस क्या है, द अदर मेजर पार्टी एट द टाइम। अब मतलब ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी द विंग्स, उसके टाइम पे एक टॉरियस भी एक पार्टी थी, जिन टॉरियस क्या थी, वो ट्रेडिशनल थी, लेकिन ये बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं थे, ठीक है। और फिर क्या है, व्यू ऑफ इंडियन लॉ, मतलब इंडियन लॉ का व्यू लेके उन्होंने क्या बोला, विंग्स मतलब फुल थे कि हाँ यार मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए इंडिया के अंदर भी, और यहाँ पे इंग्लिश लॉ इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, ये द विंग्स का कहना था। फिर इसके आगे हमारा देख रहे थे द पैटर्नलिस्ट क्या थे, उनकी फिलोसफी क्या थी, देवर गाइडेड साइंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो क्या थे, पहले वाले द विंग्स क्या थे, वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन ये क्या थे यार, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के सेंस में ये बातें करते थे, और ये कहते थे कि नहीं, इन्होंने इनका व्यू क्या था, इनका व्यू सिर्फ इतना था कि यार ये जनरली ये बोला इन्होंने कि इंडियंस बिल्कुल इसके एलियन नेचर के हैं, ये इंग्लिश लॉ इन पे इम्प्लीमेंट करने सही नहीं है, इनके ये कल्चरल को भी इम्पैक्ट करेगा। इन्होंने नाम में जवाब दिया। द यूटिलिटेरियन क्या थे, ये बहुत स्ट्रिक्टली, जो यूटिलिटेरियन थे हमारे, ये हैप्पी थे कि मतलब ये ग्रेट, इन्होंने एक बात बोली, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेट नंबर। इन्होंने ये बोला गया कि मतलब जहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच थी, बेसिकली इनकी साइंटिफिक अप्रोच थी, मतलब इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इन्होंने बोला कि हाँ इंग्लिश लॉ इंडिया में इंप्लीमेंट होने चाहिए, द यूटिलिटेरियन ने, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। फिर आगे देखते हैं इसकी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किया गया, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ आखिरकार कर दिया गया। इफेक्ट और चैलेंजेस क्या हुए, मतलब लोगों को समझ नहीं आने लगे, उनके ट्रेडिशंस में इफेक्ट पड़ा, और ये सारी चीज़ें लोगों चैलेंजेस फेस करने पड़े कि कहाँ पे ऐसे कैसे जाके इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हुई, ठीक है। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये डिबेट से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, डिबेट रेफर हुई कि मतलब आगे जाके इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लोगों ने ज़्यादातर फेवर किया कि एक तो वो हो गए हमारे कौन से, वॉरेन हेस्टिंग, एक तो वॉरेन हेस्टिंग हुए अपने, वॉरेन हेस्टिंग, और क्या था एक पैनलिस्ट वाले इन्होंने बस बोला कि हाँ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए, बाकी सबने क्या बोला, लॉ इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यही था कि इंग्लिश लॉ हमारे इंप्लीमेंट कर दिए गए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के, ब्रिटिश के थ्रू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया, उसमें इंग्लिश लॉ इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया, इन्होंने इंग्लिश लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। आई होप आपको समझ आएगा कि ग्रेट डिबेट क्यों हुई, कैसे हुई और किस लिए हुई, ग्रेट डिबेट किसे कहते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ बी कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।